आज मैं आपको 3 गलत फहमियां आपकी दूर करने जा रहा हूं। तीसरी वाली गलत फहमी तो भाई साहब कोई नहीं आपको बताएगा, इसलिए दूर करनी जरूरी है। तो 2 तो आप समझ लीजिए, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। देखो, कहा तो ये जाता है कि सुधीर चौधरी जी की फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है, यूट्यूब पे लाखों लाख लोग देखते हैं। इस तरह से प्रमोट किया गया था सुधीर चौधरी जी के नए शो को, ब्लैक एंड व्हाइट को, आज तक पर। देखते हैं टीवी में तो हम टीआरपी देख के बताते हैं कौन सा हिट कौन सा फ्लॉप, और यूट्यूब पर टीआरपी हम देख सकते हैं, जबकि चैनल की टीआरपी हम वैसे नहीं देख सकते। आज तक इतना संसाधन लगा करके ब्लैक एंड व्हाइट के शो को इतना प्रमोट कर रहा था, और सुधीर जी जैसे लोकप्रिय एंकर हैं, उनको दर्शकों को कितना प्यार मिल रहा है, इन सारी बातें उन्होंने की। जब मैंने जानने की कोशिश की कि वाकई प्यार इनको मिला, तो मुझे यूट्यूब के तह खाने में जाना पड़ा। और तह खाने में जाने के बाद तो भाई साहब मैं एक ही बात कह सकता हूं, रवीश कुमार के प्राइम टाइम से आगे नहीं निकल पाया है सुधीर चौधरी जी का ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि यूट्यूब का चौधरी रवीश कुमार। ये मैं कह सकता हूं। देखो क्या हुआ कि सुधीर चौधरी के जो शो के 16 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक अगर आप देखेंगे तो 9 शोज का अगर व्यू देखा जाए तो ये सब फुल शोज थे। 9 दिनों में कुल व्यू अगर आप देखेंगे 38 लाख के करीब है, यानी कि हर दिन का औसतन आप लेके चल सकते 4.5 लाख के करीब। और प्राइम टाइम का अगर आप देखेंगे जो रवीश कुमार होस्ट करते हैं, 9 दिन का औसतन व्यू लगभग 96 लाख है, यानी कि हर दिन का औसतन व्यू 10 लाख समझ लीजिए। बहुत बड़ा अंतर है साहब, 10.5 लाख। अब आते हैं यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन पे। एनडीटीवी कहां और आज तक कहां? देखो, आज तक के 5 करोड़ 32 लाख सब्सक्राइबर हैं, और एनडीटीवी इंडिया के मात्र 1 करोड़ 48 लाख सब्सक्राइबर। सोचने वाली बात यह है कि ये चैनल यहां हिट है, वहां पर फ्लॉप है ऑन एयर। यानी कि आज तक के सब्सक्राइबर एनडीटीवी इंडिया से लगभग 4 गुना ज्यादा है, राइट। आज तक के पास ग्राफिक्स, हाईटेक स्टूडियो, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी है, एनडीटीवी से कई गुना अच्छी है। फिर भी कह सकते हैं ना कि YouTube के असली चौधरी कौन है? रवीश कुमार। मैं यहां पर सिर्फ आपको बता रहा हूं फैक्ट, ये गलत फहमी दूर करना कि भैया बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है तो, लेकिन YouTube का सोशल मीडिया का चौधरी कौन है ये आपको पता है। गलती नंबर 2, कई लोगों को इस बात पर दुखी होते देखा कि यार ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत इकोनॉमी की भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था बन गई है। लोग दुखी हैं इस पे। दुखी क्यों है यार? मोदी को इसको क्योंकि आप इसलिए दुखी हो क्योंकि मोदी को फायदा मिलने वाला है। मतलब पहले आप जब कह रहे थे कि श्रीलंका जैसे हालत भारत के हो जाएंगे, आप दुआ यही तो मांग रहे थे कि ऐसा हो जाएगा तो मोदी को नुकसान होगा। ये छोटी छोटी हरकतें तो नहीं करते ना आप। देखो भाई साहब, हिंदुस्तान है, ये मोदिस्तान नहीं है। इंडिया इज नॉट मोदी और मोदी इज नॉट इंडिया, समझना पड़ेगा आपको। इसीलिए देश की उपलब्धि पर गर्व करिए, लेकिन फिर भी अगर आपका मन करता है कि यार मुझे तो विरोध करना ही करना है इस व्यक्ति का, मुझे इसकी बात पसंद नहीं आती है, तो एक वाजिब सा लॉजिक देकर के विरोध कर सकते हैं। इसी में अगर मैं लॉजिक दूं जिसमें विरोध करने के लिए अगर आपको विरोध करना है तो समझिए दोस्त, हम ये भी कह के विरोध कर सकते हैं कि यार 2011 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन चुका था। अबे तुम 5वीं 6वीं बता रहे हो, तुम नीचे ले जाकर के ऊपर ला रहे हो। इस तरह से आप बात कह सकते हैं, और बात सही भी है। पूरा बीजेपी तंत्र अगर आप देखेंगे, पूरा प्रचार तंत्र कल से इतना लगभग शोर मचा रहा है कि हमारी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन गई है। लेकिन हम भुलक्कड़ तो लोग हैं, कल क्या खाया हमें पता तो रहता नहीं। 2011 की बात कैसे पता होगी? 2011 में ही भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। देखो 6 साल के मामले में अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान द हिंदू का आर्टिकल है, भारत जापान से आगे बढ़ते हुए 2005 में 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनता है। 2011 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उभरता है, राइट। जबकि अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, और जिसके बाद चीन का नंबर आता है। जापान और यूके की इकोनॉमी अमेरिका के मुकाबले काफी छोटी हो गई है, जबकि जर्मनी थोड़ा बढ़ गया, और फ्रांस और इटली लगभग पैरेलल यानी कि समान रहे थे। एक रिपोर्ट का जिक्र इसमें किया गया है ना। इस रिपोर्ट में बताते हैं कि 3 एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में चाइना, भारत, इंडोनेशिया की जो सापेक्ष रैंकिंग अमेरिका में 2 गुना हो गई है, जबकि ब्राजील, मैक्सिको और रशिया में 1/3 या फिर उससे अधिक की वृद्धि हो गई है। दुनिया ने 2011 में 90 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन किया था, और कुल उत्पादन का लगभग आधा बिलो और मध्य आय वाले देशों से आया था। चलिए, तो बहुत वैसी क्लिष्ट वाली हो गई थोड़ी सी। नोट ये है कि देखो, विश्लेषण में विश्व बैंक ने परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया था। यह बात आप कह सकते हो, ना कि जीडीपी के आधार पर, राइट। पीपीपी के आधार पर भारत अभी भी दुनिया की तीसरी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बना है, जबकि जीडीपी के आधार पर 6ठी से वो 5वीं पर आ गया है। ये सब ठीक है, लेकिन यहां काउंटर के रूप में आप क्या कह सकते हैं? बहुत सारे डाटा दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं ठीक है, लोगों के पास अब तो पैसा नहीं है ना,
और क्रय शक्ति कितना वो खर्च कर सकता है वो कहां से आएगा? असल विकास तो परचेसिंग पावर पे है ना, वो कितना खरीद पा रहा है। क्यों मित्रों? बिल्कुल। अरे आप सारे इंडेक्स उठा करके देखोगे तो भारत सबसे पीछे जा रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो यार, खाने पीने में सब देख लो, सब पीछे भारत जाता जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, आप ये सब तर्क दे सकते हैं। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में केंद्र ताकत बनने के बाद ऐसा नहीं है कि वो राज्य को एक एक करके हड़प रही है। वो तो ठीक है हड़प रही है, अब अपने साम दाम दंड भेद से कर रही जो कर रही है। वह राजनीति के इतर ना दूसरे संघों, ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन को भी संगठनों पर कब्जा कर रही है, और खेल संघ उसमें से एक है। भाजपा एक एक करके कई खेल संघों पर कब्जा कर चुकी है। नया कब्जा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, भाजपा का कब्जा हो गया है। भाजपा के पश्चिम बंगाल के नेता हैं कल्याण चौबे, वो फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बन चुके हैं। और आप सबको पता है कि बीजेपी में परिवारवाद अपवाद माना जाता है, इसीलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के जो सचिव है वो केंद्र गृह मंत्री के अमित शाह जी की जो बेटे हैं ना, वो जय शाह है, आपको पता है। और जो कोषाध्यक्ष हैं वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमिल के बेटे यानी कि अरुण धूमल हैं सॉरी। बोर्ड के अध्यक्ष भले ही सौरभ गांगुली हों, लेकिन क्रिकेट बोर्ड एक तरह से जय शाह और अरुण धूमल के हिसाब से चल रहा है, ये दोनों ही चला रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसी तरह लॉन टेनिस में चले जाइए, उसका एक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं भाजपा के पूर्व महासचिव और राज्यसभा सांसद अनिल जैन, हड़प लिया। बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। कुश्ती के संघ के अध्यक्ष पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के भाजपा के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, और भाजपा नेता सुधांशु मित्तल खो खो इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। या राज्य भी जाते हैं और खेल संघ भी निकल जाते हैं बीजेपी वाले। देखिए, राज्यों में भी खेल संघों पर बीजेपी नेताओं का नियंत्रण होता जा रहा है। बहरहाल वर्षों से फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल थे, उनसे पहले पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता प्रिय रंजन दास मुंशी काफी समय तक देखा गया तो अध्यक्ष रहे थे। अब कई किस्म की गड़बड़ियों में और मान्यता रद्द होने के विवाद के बीच ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, जिसमें भाजपा के कल्याण चौबे जी जीत चुके हैं। वे फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं और भारतीय टीम के गोलकीपर के तौर पर अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं। पहली बार कोई फुटबॉलर इसका अध्यक्ष बना है, अच्छी बात है, लेकिन वो फुटबॉलर होने की वजह से अध्यक्ष नहीं बने दोस्त, ज्यादा खुश मत होइए, बल्कि वो भाजपा नेता होने की वजह से अध्यक्ष बने। समझ रहे हो? इतना आसान मत समझना, समझ रहे हो? कल्याण चौबे पिछले लोकसभा चुनाव में कृष्णानगर सीट से लड़े थे, याद रखिएगा, लेकिन जीत नहीं पाए थे। लेकिन यहां पर उनको बना के भाजपा जीत चुकी है दोस्त। लेकिन भाजपा ने उनको फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष बना दिया, भाजपा जीत गई। उनको अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट यानी कि जो नॉमिनेशन था वो अपने राज्य से नहीं मिला था। फिर क्या किया उन्होंने क्या किया कि गुजरात फुटबॉल संघ उनका प्रस्तावक था कि चलो भैया हमारी तरफ से नाम इनका ये है, और अरुणाचल प्रदेश ने समर्थन किया था। अब पता है क्या बताया जा रहा है भैया? सुनने में तो ये आ रहा था कि मौजूदा कानून मंत्री और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है इनको अध्यक्ष बनाने में। उपाध्यक्ष पद पर चुनाव हारने वाले कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह ने एक आरोप लगा दिया है। वाह, ठीक है, सही है, गलत है पता नहीं, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो समझ लो ना। रिजिजू जी उस होटल में गए थे जहां सारे वोटर रुके थे, और उन्होंने मतदाताओं को प्रभावित किया। आप किस आधार पे किया? बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, सीडी लेके पहुंच गई, क्या पता, ये भी लेके जा सकते हैं। भूटिया पैनल से हार गए। ये 3 बातें मुझे आपसे करनी थी तो मैंने कर ली। अब इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते दोस्तों, नमस्कार।